अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है। और आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे और वो है लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन की खास बात यह है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये उसी सन में आई, उसी सन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया जिस सन में आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, वो भी उसी सन में उसी ईयर के अंदर लॉन्च किया गया था। बट क्या ऐसी वजूहत थी कि, या पहले तो इंट्रोडक्शन ही देना है इसका कि लॉथर मेयर की क्लासिफिकेशन थी क्या, और फिर मैं आपको वजूहत बताऊंगा कि क्यों जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो आगे बढ़ा, मुज़ले ने उसको आगे और बढ़ाया और आज भी हम लोग उसको स्टडी करते हैं, और क्या कमी रह गई है हमारे इस लॉथर मेयर की क्लासिफिकेशन में। तो चलें शुरू करते हैं। देखो, लॉथर मेयर ने जो है वो क्लासिफाई किया, ठीक है, उसने क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को। उस वक्त 56 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, उसको उन्होंने 1 से लेके 8 ग्रुप्स में डिवाइड करा, ठीक है ना। उसने यानी क्लासिफाई जो किया उसको 8 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करा और 56 एलिमेंट जो है वो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे जो उसने इंक्लूड किए थे। अच्छा, सबसे पहले जो पब्लिश करा था लॉथर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन को, वो 1864 में करी थी, ठीक है ना। लेकिन ये कि जो मुकम्मल जब उसको एक्सटेंड किया गया और सही फॉर्म में बनाया गया, जब उसने लॉन्च करा, तो जब तक 1869 आ चुका था और ये वही सन था जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया और छा गया, ठीक है ना। ऐसी बात हो गई। तो थोड़ा सा अनलकी रहा ये जो हमारा लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन थी, वरना तो ये भी एक अच्छा तरीके का था। अच्छा, बहरहाल, तो ये जो लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन है, इसने क्या किया, इसने जो है वो सबसे पहले जो है ना पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि कुछ ऐसी रिपीटेशन होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, कोई रिपीटेशन होनी चाहिए फॉर प्रॉपर्टी या फॉर एनी अदर थिंग जो कि एलिमेंट से रिलेटेड है। तो पीरियोडिसिटी को जो इंट्रोड्यूस कराया वो सबसे पहले आप समझ लें लॉथर मेयर ने किया कि एक खास पीरियोडिसिटी आप देख सकते हो उसकी बनाई गई क्लासिफिकेशन के अंदर। और उसने जो एक्सटेंड करा था 1869 में, उसने क्या करा, उसने कुछ प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की इस्तेमाल करी, जैसे मिसाल के तौर पे एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। और प्रॉपर्टीज को जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ग्राफ के ऊपर प्लॉट करा। जैसे मिसाल के तौर पे एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को एक दूसरे के लिहाज से ग्राफ पे रखे, यानी कि एक को एक्स एक्सिस पे रखा, एक को वाई एक्सिस पे रखा, और उसने जो है वो ग्राफ प्लॉट करा कि देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की मिसाल लो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, उसका एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, तो पॉइंट लगा दिए ग्राफ के ऊपर। उस तरीके से उसने कर्व जो है वो बहुत सारे ऑब्टेन करे, जिसमें से एक जो स्पेसिफिक कर्व है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उसकी क्या क्या खास बात थी। तो सबसे पहले जो है ना जो ग्राफ प्लॉट हुआ उस ग्राफ को देखो, ठीक है। अच्छा, जो लॉथर मेयर की एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहलाता है, ये एटॉमिक वॉल्यूम कर्व का मतलब ये हो गया, एक्स एक्सिस के अंदर हमने एटॉमिक वेट्स लिखे और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस के अंदर हम लोगों ने लिखा एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब एटॉमिक वेट तो आप समझते हो ना, कितना एटॉमिक मास है, कितना एटॉमिक वेट है, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये है एटॉमिक वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम की बात हो रही है, तो उस सब्सटेंस का एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, जो कि एक्चुअली हम लोग डेंसिटी की मदद से मालूम कर सकते हैं। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, ये जो डेंसिटी है ना जिसे हम रॉ से शो करते हैं, वो बराबर किसकी होती है, वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी एटॉमिक मास होगा वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कराते हैं एटॉमिक वॉल्यूम से, जो कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अब सारी बात यह है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेंसिटी जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो भी मास है, एटॉमिक मास है, उसको डेंसिटी से डिवाइड करा के हम एटॉमिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक वॉल्यूम निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी एटॉमिक वेट तो पता ही है सारे के सारे सब्सटेंसेस का। तो अब हमने क्या करा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट करा 0 से, तो स्टार्ट करते हैं, फिर ये आ गया 100 ग्राम, फिर 200, 300, इस तरीके से करते 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 हम चले गए 1400 तक। और यहाँ पे हमने क्या करा, वाई एक्सिस के अंदर हमने 0 से ही स्टार्ट करा और पहला आ गया 100 और फिर आ गया 200, फिर आ गया 300, 400, इसी तरीके से आ गया। और एटॉमिक वॉल्यूम को हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या किया गया, हर एक सब्सटेंस का एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करा लॉथर मेयर ने, और एटॉमिक वेट तो पहले से पता था। फॉर एग्जाम्पल लिथियम का आया, तो लिथियम की वैल्यू हमने जब यहाँ पे लगाई तो लिथियम फॉर एग्जाम्पल आ गया ये 50 तक आ रहा है ना, ऐसी कुछ, ठीक है। और फिर ये आ गया यहाँ पर इसके यहाँ तक आ गया। तो अभी हमने क्या करा कि जब हमें इसका पता था एटॉमिक वॉल्यूम और पता था एटॉमिक मास, तो उसी की सीध में आके हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये,
लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से ग्राफ बन सकता है। तो फिर यहाँ पे लिथियम का पॉइंट आ गया, इसी तरीके से बेरिलियम आ गया, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर ये कर्व से आपको नजर आ गया। अब जो बात मैं आपको समझा रहा था ना कि इसने जो डिवाइड करा था वो यहाँ पे पीरियड्स में डिवाइड करा, कितने, ये आ गया 1, ये आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है, 56 एलिमेंट्स है जिसको डिवाइड किया गया इस तरीके से। तो अब आप देखो पीरियोडिसिटी तो नजर आ रही है ना ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक पैटर्न है, ये टॉप पे जा रहा है, फिर दोबारा से नीचे जा रहा है, एक वैली सी आ रही है, एक डेप्थ सी आ रही है, ठीक है, जैसे हम ट्रफ भी कहते हैं, फिर अचानक से एक पीक आ रही है, ऊंचाई आ रही है, के पर नजर आ रहा है, फिर दोबारा से हम नीचे चले गए और फिर ये आहिस्ता नीचे जाते जाते डेप्थ में जाने के बाद फिर दोबारा से ऊंचाई आ गई। यानी कि ये जो कर्व है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और लगातार ऊंचा भी होता चला जा रहा है एटॉमिक वॉल्यूम्स के लिहाज से, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है इन सब्सटेंसेस के ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना तमाम के तमाम एलिमेंट्स को प्लॉट कर लिया और पीरियोडिसिटी तो नजर आ रही है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें से नोट करने जो कि लॉथम-मेयर क्लासिफिकेशन से में नजर आए वो मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहले जो अल्कली मेटल्स हैं जो कि होते हैं Na, K और रुबीडियम यानी कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इन्होंने इनकी जो विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं, वो अकर करते हैं, यानी कि कहां पर मौजूद हैं लॉथम-मेयर क्लासिफिकेशन में, पीक्स ऑफ द कर्व। याद रखो जो अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, ये सारे के सारे कहां आ रहे हैं, ये सब पीक्स पर आ रहे हैं। ठीक है, देखो इसी ग्राफ के अंदर दोबारा से, ये देखो फर्स्ट वाले टॉप पर क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले टॉप पर आ रहा है सोडियम, अल्कली मेटल्स हैं, फिर आ रहा है पोटेशियम, फिर आ रहा है रुबीडियम और फिर आ रहा है सीजियम, यानी कि सारे के सारे जो अल्कली मेटल्स थे ये यहाँ पर आपको पीक के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ये पहली स्पेशलिटी हमने ऑब्जर्व करी है लॉथम-मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की। ठीक है, और देखते हैं सेकंड में हमें मिला कि जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस जो है वो ये आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो हेलोजेंस हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, यानी कि फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की। और वो कहां पर पाए जा रहे हैं पता है, एट द राइजिंग और असेंडिंग पार्ट हम कह सकते हैं, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना कर्व जब असेंडिंग होता है यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, देखो इसी ग्राफ में ये देख लो, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देख लो ऊपर की तरफ जाते हुए हमें क्या मिल गया, ऊपर की तरफ जाते हुए ही हमें क्या मिला है, हमें मिला है फ्लोरीन। ठीक है, और इसी तरह जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये आ गया, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही असेंडिंग पार्ट आया हमें क्लोरीन मिल गया, यहाँ पे हमें फ्लोरीन मिल गया था, फिर ऊपर की तरफ जाते जाते हमें क्या मिल गया, फिर ऊपर की तरफ जाते जाते हमें ब्रोमीन मिल गया। तो जो हेलोजेंस हैं वो ऊपर जाते हुए यानी कि असेंडिंग पार्ट पर नजर आ रहे हैं। अल्कली मेटल्स हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, वो तो हमें नजर आ रहे हैं बिल्कुल टॉप पोजीशन पे यानी कि पीक्स पर। ठीक है, और देखो प्रॉपर्टीज। तीसरा, जो नोबल गैसेज हैं जैसे कि नियॉन है, एरागन है और क्रिप्टॉन है, ये सब के सब इनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जो कि अभी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेज हैं, प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर हैं। और ये कहाँ आकर कर रही हैं, जस्ट बिफोर द अल्कली एलिमेंट्स। जो अल्कली एलिमेंट्स आ रहे थे ना पीक पे, बिल्कुल उनसे पहले वाला जो एलिमेंट होता है ना वो ये होता है, यानी कि नोबल गैसेज बिल्कुल पहले मिल रही हैं हमें, बिल्कुल पहले, यानी कि जस्ट बिफोर द अल्कली मेटल्स, यानी कि पीक से पहले। तो देखो कहां पे नजर आ रहे हैं, और ये आ रहा है बिल्कुल अल्कली एलिमेंट से पहले पहले हमें नजर आने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि यहां पर हमें कहीं पर नजर आएंगे, जैसे ये आ रहा है तो यहां कहीं पर हमें मिलेगा, यहां कहीं पर और यहां कहीं पर, एग्जैक्टली यहां पर है नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल जो अल्कली एलिमेंट्स है ना इनसे पहले हमें नजर आएगा। तो यहां पर हमें जो नोबल गैसेज हैं यानी कि एर्गन नजर आ जाएगा, यहाँ पे हमें नियॉन नजर आ जाएगा, ये सब हमें यहीं कहीं पर इनसे बिल्कुल अल्कली एलिमेंट से पहले मिलना शुरू होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पहले। उसके बाद 4 जो है हाइड्रोजन और हीलियम सीम टू बी द एक्सेप्शन टू द रूल। बस 2 ही ऐसे एलिमेंट थे जिनके ऊपर ये रूल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक्सेप्शन है, इनके ऊपर ये रूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो कि बाकियों के ऊपर अप्लाई हो रहा था, जो कि हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है हमें यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे क्लियरली कि उनके ऊपर कोई एग्जैक्ट रूल अप्लाई होगा, इन कर्व्स में उनकी स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नहीं, इन कर्व्स के अंदर हमें उनकी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। तो वो एक्सेप्शन थे, ये जो रूल हमने लॉथम-मेयर क्लासिफिकेशन का पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन का मतलब ये है कि उनके ऊपर ये जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं हो रहे इनके अलावा। ओके, चलो अब ड्रॉबैक्स बताते हैं। जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई क्यों जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का वो पॉपुलर हुआ और लॉथम-मेयर का नहीं हो पाया। 2 रीजंस हैं, दोनों को ध्यान से समझना है। पहला, जो मेयर की पीरियोडिक टेबल था ना वो इनकम्प्लीट था एज कंपेयर टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि कंप्लीट था।
ठीक है ना। अगर देखा जाए दोनों को कंपेयर करें तो मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकम्प्लीट था। और सारी बात जो मैंने आपको समझाई दोनों के दोनों एक ही साल में यानी कि सेम ईयर के अंदर हमें ये पब्लिश हुए थे। तो जाहिर सी बात है एक जगह आपको मिल रहा है बिल्कुल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीफ का था, एक तरफ आपको मिल रहा है इनकम्प्लीट मेयर का पीरियोडिक टेबल। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो है वो प्रेफर करेंगे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो लोगों ने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को ज्यादा प्रेफर किया। और दूसरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मेयर की जो क्लासिफिकेशन थी वो सपोर्ट कर रही थी उसको स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम जो कि मैंने आपको बताया, एटॉमिक साइज वगैरह, ये तो सपोर्टर थे मेयर की क्लासिफिकेशन के, जो कि रिलेट किससे करते हैं, एटॉमिक वेट से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात है, ये रिलेट तो कर रहे हैं भाई एक दूसरे से, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज या एटॉमिक वेट, ये रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई एम्पेरिकल यानी कि कोई फॉर्मूला या इसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं बताया गया। मेयर ने इसको बता तो दिया कि भाई सही है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमें पीक पर मिल रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग पर हमें जो है वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन सारी की सारी बात यह है कि उसके लिए कोई इंपेरिकल बेसिस होनी चाहिए ना, कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसके ऊपर ये सब बेस कर रहा है, कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो बात यह कि ऐसा नहीं था। और वैसे भी बिना लॉजिकल और एम्पिरिकल बेसिस के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सच वैल्यूज। ये जो वैल्यूज हैं इनको कौन रिमेंबर करेगा, कौन याद रखता रहेगा कि एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वॉल्यूम कितना होता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या थी लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। और दूसरी बात यह है कि क्यों इसके क्या डीमेरिट्स है और क्यों जो है ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया अमंग साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।